कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो किया जारी। वीडियो में पोस्टल बैलेट पर पार्टी विशेष के नाम के आगे लगाया जा रहा है टिक। कांग्रेस नेता ने की चुनाव आयोग से संज्ञान लेने की मांग। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी प्रत्याशियों को दी नसीहत। कहा, अगर किसी तरह की समस्या तो पार्टी में फोरम में रखें अपनी बात। मतदान के बाद ऐसी बातें का कोई औचित्य नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का धन सिंह रावत पर कटाक्ष। कहा, सिर्फ चुनाव के समय ही क्षेत्र में नजर आते हैं धन सिंह रावत, इस बार उनकी हार निश्चित। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी संजय गुप्ता का विवादित बयान। कहा, हिजाब एक तालिबानी फरमान है, हम ऐसी संस्कृति की जड़ों को तेज से उखाड़ते हैं। नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित। बुलेटिन का आगाज कर लेते फिलहाल एक बड़ी खबर के साथ। तो राज्य में मतदान खत्म होने के बाद कांग्रेस प्रदेश कमेटी के प्रतिनिधिमंडल निर्वाचन कार्यालय में एम्बेसमेंट में आपको बता दें मतदाताओं और डाक मतपत्रों को लेकर अपनी शिकायत दर्ज करा चुका है, जिसको लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया है, जिसमें किसी सैन्य कैंप में एक आदमी कई पोस्टल बैलेट पर हस्ताक्षर करते हुए और एक पार्टी विशेष एक प्रत्याशी के नाम पर आगे टिक करते हुए दिखाई दे रहा है। हरीश रावत ने निर्वाचन आयोग से इस वीडियो पर संज्ञान लेने के आग्रह किया है। इस संबंध में हरीश रावत ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि एक छोटा सा वीडियो सबकी जानकारी के लिए वायरल कर रहा हूं। इसमें एक आर्मी के सेंटर में किस प्रकार से एक ही व्यक्ति सारे वोटों पर टिक कर रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी प्रत्याशियों को नसीहत देते हुए कहा कि अगर किसी भी प्रत्याशी या नेता को चुनाव को लेकर किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो उन्हें पार्टी फोरम पर अपनी बात रखनी चाहिए, जिससे उनकी शिकायतों का समाधान हो सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि वैसे भी मतदान के बाद अभी इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं है। दो तीन विधायक सर बोल रहे हैं। ये जो इस तरह की बातें हैं, मैं समझता हूँ कि इन बातों का अभी कोई न वक्त है और न कोई इनका इस समय कोई महत्व रह गया है, और इसलिए इस तरह की बातें जो लोग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि उनको कोई बात कहनी है तो पार्टी फोरम पर कहनी चाहिए, क्योंकि ये बातें सब इस समय अर्थहीन है। और इस तरह की बातें करना, कैसे प्रसंग आया या इसको ट्विस्ट किया गया, कई बार आप लोग भी तो मजे लेने के लिए सब कुछ करते हैं। ये सब कुछ तो हो सकता है कि मीडिया आनंद लेने के लिए सब कुछ कर रहा हो आज। तो वहीं राज्य में मतदान के बाद से बीजेपी में जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। गणेश गोदियाल ने कहा कि 5 साल में श्रीनगर में काम किया गया है, इसलिए वहां की जनता उन्हें आशीर्वाद देगी। गोदियाल का दावा है कि उनके विपक्ष के तौर पर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत चुनाव हार रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक वो क्षेत्र को पूछने तक नहीं आए। गणेश गोदियाल का कहना है कि श्रीनगर में 10 मार्च को जनता का आशीर्वाद नहीं है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोगों के मन में कुछ आशंका शंका है तो 10 तारीख उसका निवारण हो जाएगा। मैं तो बिल्कुल आशंकित नहीं हूँ। मैंने पूरी तरह अपने को वहाँ की जनता के प्रति समर्पित कर रखा है। वो जो मुझे जहाँ रखना चाहे वो उसके लिए स्वतंत्र है। जहाँ उन्होंने मुझे रखा होगा। अब तो वहाँ के मतदाताओं का मत पेटियों में बंद है, जो बैलेट मशीन है उसमें बंद है। तो अब ये बढ़ चढ़ कर बोलना कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो मैं समझता हूँ ये फजूल की बात है। जो है वो जनता ने अपना निर्णय दे रखा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी फिजिकल प्रेजेंस वहाँ पर भले कम रही हो, क्योंकि मैं प्रदेश का अध्यक्ष था और विभिन्न अपने पद के दायित्वों के निर्वहन के लिए मुझे इधर उधर रहना पड़ता था। मैं वहाँ पर कम रहा, लेकिन मैं 5 साल वहाँ रहा। धन सिंह रावत जी तो चुनाव के 2 महीने में वहाँ गए, और ये हो जाएगा कि 2 महीने में जो आदमी आखिरी में गया उसका लोगों ने मान लिया, और गणेश गोदियाल जो 5 साल उन्हीं के साथ संघर्ष कर रहा था उसकी बात को नहीं माने। ऐसा हो सकता है। अब वो बोलते हैं तो उनको बोलने दीजिए। कल कोई पत्रकार भाई मुझे आप ही के साथ कोई कह रहा था कि धन सिंह जी कह रहे हैं कि हम 10 तारीख को मिठाई खिलाएंगे। मैंने कहा आप तो खुश रहिए।
तो वहीं हिजाब को लेकर देश भर में मच रहे बवाल पर लक्सर विधायक ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले लक्सर से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता ने एक बार फिर से विवादित बयान दे डाला है। आपको बता दें कि संजय गुप्ता ने कहा कि हिजाब एक तालिबानी फरमान है, हम इसे देश से उखाड़ कर फेंक देंगे। साथ ही संजय गुप्ता ने कांग्रेस पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा डाला। संस्कृत तरीके से रहना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, लेकिन हिजाब हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। ये तालिबानी फरमान है और हिंदुस्तान में कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा इसको। हम चाहते हैं मर्यादा में रहें सब, और जो हमारी संस्कृति हो उसको अपनाएं। ये तालिबानी संस्कृति हमें बिल्कुल पसंद नहीं है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हिंदुस्तान हिजाब को लेकर जिस तरीके से विवाद बढ़ता जा रहा था, उसी को लेकर अभी एक बार फिर से संजय गुप्ता विधायक हैं लक्सर के और प्रत्याशी भी हैं इस बार। तो जिस तरीके से उन्होंने एक विवादित बयान दे रहा कि ये हमारे देश का नहीं है, हम इसको उखाड़ कर फेंकेंगे, तो कांग्रेस पर साथ ही मुस्लिम तुष्टीकरण करने का आरोप भी लगाते हुए लक्सर के विधायक नजर आए। हालांकि अभी कुछ दिनों पहले ही वायरल हुए थे। आपको बता दें कि इन्होंने सीधा आरोप लगाया था बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर, और उसके बाद इन्होंने खुद को हराने का आरोप लगाया था। तो वहीं डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने कैंप कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में डीआईजी ने 6 जिलों से धोखाधड़ी और भू माफियाओं द्वारा दूसरों की जमीन पर कब्जा करने जैसी शिकायतों को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई है। साथ ही इन मामलों को निपटने के लिए डीआईजी ने एक एसआईटी का गठन भी किया है। डीआईजी नीलेश आनंद ने बताया कि धोखाधड़ी जैसे जितने भी मामले हैं उनको गंभीरता से लिया जाएगा और समय रहते हुए उस पर कार्रवाई की जाएगी। ये क्राइम रिव्यू पे देखने पे पाया गया है कि धोखाधड़ी की बहुत सारी शिकायतें जो है आम जनमानस में, आम पब्लिक में है, जिसमें कई बार जो है पुलिस में भी और आम पब्लिक में भी रहता है कि कहाँ जाए, और ये मामला सिविल नेचर का है कि क्रिमिनल नेचर का है। इस हेतु जो है एक यहाँ जो एसआईटी पूर्व में भी गठित है डीआईजी कैंप कार्यालय में, उन्हें निर्देशित किया गया है और जो है वो ये सबको सारे एसएसपीज़ को बताया गया है कि इस प्रकार अगर कोई भी धोखाधड़ी के मामले आते हैं तो उससे जो है उचित संज्ञान ले। और डीआईजी कैंप कार्यालय का मोबाइल ये जो है लैंडलाइन नंबर, ईमेल आईडी भी जो है वो प्रसारित की गई है कि अगर कोई भी किसी भी प्रकार की ज़मीन से संबंधित हो, या नौकरी के नाम पर झांसा देना हो, या विदेश भेजने के नाम पर हो, या कोई भी किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी से संबंधित मामले आते हैं, तो डीआईजी कैंप कार्यालय एसआईटी सेल यहाँ गठित है, वहाँ पर अपनी शिकायत जो है दर्ज करा सकते। तो वहीं डीआईजी ने कैंप कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को धोखाधड़ी और जमीन पर कब्जे जैसे मामलों पर सख्ती दिखाने के लिए भी कहा गया है। डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने बैठक की और बैठक के बाद मामलों को निपटाने के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इसको लेकर भी तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता दें कि डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भरने ने कैंप कार्यालय में लखनऊ कैंप कार्यालय में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में डीआईजी ने 6 जिलों से धोखाधड़ी और भू माफियाओं द्वारा दूसरों की जमीन पर कब्जा करने जैसी शिकायतों को लेकर अधिकारियों की क्लास लगाई। साथ ही इन मामलों को निपटाने के लिए डीआईजी ने एक एसआईटी का भी गठन किया है। डीआईजी नीलेश आनंद भरने ने बताया कि धोखाधड़ी जैसे जितने भी मामले हैं इनको गंभीरता से लिया जाए और समय रहते उस पर कार्रवाई की जाए। तो वहीं विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद 10 मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरीके से जुटा हुआ है। तो वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों को मतगणना राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान में होगी, जिसको लेकर जिले के 911 बूथों की ईवीएम को पुख्ता सुरक्षा के लिए रखा गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे कि मतगणना का कार्य सकुशल किया जा सके। विधानसभा सामान्य निर्वाचन के अंतर्गत अभी मतदान प्रक्रिया की समाप्ति के बाद काउंटिंग की तैयारियां जिला प्रशासन के स्तर से प्रारंभ कर दी गई हैं
अभी कर्मचारियों की ट्रेनिंग्स और ड्यूटीज़ वगैरह लगाए जाने का काम किया जा रहा है। 14 मार्च को आपको बता दें कि 14 फरवरी को उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ था और उसी को लेकर आपको बता दें कि ईवीएम को स्टोर रूम में रख दिया गया था और उसके बाद अब 10 मार्च को नतीजे आने हैं, उसी को लेकर पूरी तरीके से तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। अल्मोड़ा से तस्वीर सामने आई जहां पर आपको बता दें कि 10 मार्च को नतीजों का ऐलान होना है, उसी को लेकर तमाम तैयारियों में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। मतगणना आखिर कैसे होगी इसको लेकर अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। मार्च को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन जुटा हुआ है। अल्मोड़ा जिले की 6 विधानसभा सीटों की मतगणना राजकीय होटल मैनेजमेंट संस्थान में होगी, जिसको लेकर जिले की 911 बूथों की ईवीएम को पुख्ता सुरक्षा में रख दिया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी बंदा सिंह ने बताया कि मतगणना कर्मियों की ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर दी गई है, जिससे कि मतगणना का कार्य सकुशल कराया जा सके। तो अल्मोड़ा से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर पूरी तरीके से 10 मार्च को होने वाली मतगणना को लेकर जिला प्रशासन जुटा हुआ है। तो वहीं हरिद्वार में शिव भक्तों को आने से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। साथ ही आपको बता दें शिवरात्रि के चलते हरिद्वार हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर शिव भक्त अपने अपने क्षेत्रों में बने शिवालयों पर कावड़ के माध्यम से जल अर्पित करते हैं, जिसके चलते हर वर्ष कावड़ का मेला आयोजित किया जाता है। पिछले 2 साल से कोविड संक्रमण के कारण मेला स्थगित रहा था, लेकिन इस बार कोविड संक्रमण के आंकड़ों में तेजी आई और कमी के चलते आपको बता दें कि जिस तरीके से कोविड के आंकड़ों में तेजी से कमी आई और उसके कारण कावड़ मेले पर रोक नहीं लगाई गई, जिसके चलते हरिद्वार में शिव भक्तों का आगमन तेजी से हो रहा है, जिससे व्यापारियों के चेहरे भी खुल उठे हैं। तो वहीं क्योंकि उन्हें एक लंबे अंतराल के बाद व्यापार में अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। पहले से काफ़ी अच्छा चलेगा क्योंकि सरकार ने कोविड नियमों में भी काफ़ी ढील दी है और इलेक्शन भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इससे निश्चित रूप से हरिद्वार में जो व्यापार में बहुत अच्छी उन्नति होगी। कोविड की जो तीसरी लहर है वो तो पूरे देश में प्राय समाप्ति की ओर है और इससे जो है हरिद्वार के बिजनेस में भी, क्योंकि ये पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है, तो जितने पर्यटक हैं वो निश्चित रूप से उनमें बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि हरिद्वार में शिव भक्तों के आने से व्यापारियों की खुशी दोगुनी हो गई है, क्योंकि आपको बता दें कोरोना काल के लंबे अंतराल के बाद से अब शिव भक्तों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। आने वाले समय में होली का त्यौहार है, उसको लेकर भी हर की पैड़ी पर तमाम भक्त आ रहे हैं और जल भरकर अपने अपने क्षेत्रों में शिवालयों में अर्पित करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो वहीं हरिद्वार में शिव भक्तों के आने से व्यापारियों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। तो वहीं आपको बता दें कि शिवरात्रि के चलते हरिद्वार हर की पैड़ी से गंगा जल लेकर शिव भक्त अपने अपने क्षेत्रों में बने शिवालयों के पर कावड़ के माध्यम से जल अर्पित करते हैं, जिसके चलते हर वर्ष कावड़ का मेला आयोजित किया जा रहा है। और पिछले 2 साल से कोविड संक्रमण के कारण ये मेला स्थगित रहा था, लेकिन इस बार कोविड संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से आई कमी के कारण कावड़ मेले पर रोक नहीं लग पाई है। तो वहीं आपको बता दें कि जिसके चलते हरिद्वार में शिव भक्तों का आगमन तेजी से हो रहा है, जिसमें व्यापारियों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि उन्हें एक लंबे अंतराल के बाद व्यापार में अपार संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तो खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर आपको बता दें कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक में हुई बजरंग दल कार्यकर्ता हर्षा की हत्या के विरोध में श्रद्धांजलि सभा और मशाल जुलूस निकाला। तो वहीं इस दौरान प्रदेश के सैकड़ों लोगों ने भागीदारी ली और शोक श्रद्धांजलि के साथ लगातार हिंदू युवकों पर जिस तरीके से हमला हो रहे हैं, जिस तरीके से उनकी हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर आक्रोश व्यक्त किया। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने इसको लेकर तमाम विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही विभिन्न संगठनों के नेताओं ने सरकार से मांग की है कि घटना की उच्च स्तरीय जांच कर सभी दोषियों को मृत्युदंड दिया जाए। इसके साथ ही हर्षा के परिवार और सुरक्षा को आर्थिक मदद, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दिए जाने की मांग करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता नजर आए।
ये देश हमारा है, संविधान के दायरे में हम लोग चलने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कानून के मान बिंदु हम लोगों के द्वारा बनाए गए, हमारे आदरणीय बाबा साहब के द्वारा बनाए गए, उनका पालन करते हुए हम न्याय की मांग करते हैं। अगर हम भी अराजक हो गए, हम भी सड़कों पर आ गए, तो मैं कहता हूं वो पूरे देश की व्यवस्था को खराब करने का प्रयत्न वो कर रहे हैं, हम भी उसमें शामिल हो गए तो उनमें फर्क नहीं रहेगा। यही कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ हिंदुओं की बात नहीं है। आप एक रूल लाइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए, सबके लिए एक नियम, एक वो करिए। आप बात सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, मैं तो कहता हूँ मुस्लिम भी है, सिख भाई भी हैं, हमारे सारे भाई लोग हैं। तो वहीं विकासनगर की शक्ति नहर में डूबी लड़की के शव को एसडीआरएफ ने रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है और जानकारी के मुताबिक एक लड़की का पैर फिसल जाने से वो नहर में डूब गई थी, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस ने काफी खोजबीन की, लेकिन लड़की का कोई पता नहीं चला, जिसके बाद अब पुलिस ने एसडीआरएफ को सूचना दी। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाया और बलिया निवासी सिमरन रॉय का शव बरामद करके जिला पुलिस को सौंप दिया है। तो वहीं हरिद्वार मुख्य शिक्षा अधिकारी श्री प्रसाद सेमवाल ने हैदराबाद के खंड शिक्षा अधिकारी को आदेशित किया कि प्रभारी प्रिंसिपल और डांस करने वाले शिक्षकों को कार्यालय में तलब किया जाए। आपको बता दें कि ब्लॉक हैदराबाद के एक राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं के साथ शिक्षक का डांस करने का वीडियो का सीईओ अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और इस बीच महिला शिक्षिकाओं ने प्रभारी प्रिंसिपल के विरुद्ध मुख्य शिक्षा अधिकारी को लिखित शिकायत देकर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इस दौरान पूरे मामले की जांच के लिए मुख्य शिक्षा अधिकारी हैदराबाद के खंड शिक्षा अधिकारी को जांच के आदेश दिए गए हैं। तो वहीं प्रभारी प्रिंसिपल का कहना है कि वैक्सीनेशन के दौरान बच्चों का मनोरंजन करने के लिए म्यूजिक की व्यवस्था की गई थी और यह जानकारी शिक्षा विभाग समेत प्रशासन की जानकारी में भी थी। साथ ही लगाए गए आरोपों को झूठ बताया। तो वहीं चुनाव के दौरान जनता की सहानुभूति अर्जित करने के लिए प्रत्याशी किस हद तक गिर सकते हैं, इसका खुलासा रुद्रप्रयाग पुलिस ने किया है। दरअसल 12 फरवरी को यूकेडी के प्रत्याशी मोहित डिमरी पर अज्ञात बदमाशों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया था। मामले पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा भी दर्ज किया था, लेकिन पुलिस की विवेचना में यूकेडी के प्रत्याशी मोहित डिमरी पर कोई हमला नहीं होने की पुष्टि हुई थी। रुद्रप्रयाग के एसपी आयुष अग्रवाल ने हमले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि फर्जी हमले के बाद प्राइवेट क्लिनिक में सांठगांठ कर खुद का उपचार भी मोहित डिमरी ने कराया था। एसपी ने बताया कि पुलिस मामले में और जानकारी जुटा रही है, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो रुद्रप्रयाग विधानसभा से यूकेडी के प्रत्याशी हैं मोहित डिमरी, वो जब कार से जा रहे थे तो उनके ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने हमला किया है। उस सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर क्षेत्राधिकारी रुद्रप्रयाग और प्रभारी निरीक्षक रुद्रप्रयाग गए थे और वहां जाकर इन लोगों का जो भी जिनको चोट लगी थी उनका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया गया था और इन लोगों से तहरीर लेकर एक मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे की इन्वेस्टिगेशन जब की गई, इसमें सीसीटीवी फुटेज को भी देखा गया, कॉल डिटेल्स को भी देखा गया और बाकी लोगों से पूछताछ भी की गई। उस आधार पर ये पाया गया है कि ये जो घटना थी पूरी तरह से झूठी थी। इस प्रकार की कोई भी घटना घटित नहीं हुई थी। ये चुनाव में लाभ लेने के उद्देश्य से इस प्रकार की भ्रामक सूचना दी गई थी। आगे क्या कार्रवाई की जाए? देखिए, जो मुकदमा था उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाएगी, एक्सपंज किया जाएगा। तो वहीं पौड़ी की बात कर लेते हैं, जहां पर पौड़ी में मौसम ने अपना मिजाज बदल दिया है, जिसके बाद श्रीनगर, गढ़वाल, सतपुली, चौखट्टा खाल और एमकेश्वर में हुई बारिश और ओलावृष्टि से तापमान में गिरावट आई है। साथ ही आपको बता दें कि मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी की संभावना जताई थी। मौसम विभाग की यह भविष्यवाणी एक बार फिर से सही साबित हुई है। तो वहीं पिछले 20 नवंबर को बंद हुए बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई 2022 को फिर से खुल जाएंगे। साथ ही आपको बता दें कि बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान विष्णु को समर्पित इस प्रसिद्ध धाम के कपाट खुलने की तारीखों का ऐलान आज कर दिया गया है। हर साल की तरह भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख आज बसंत पंचमी को नरेंद्र नगर स्थित राज दरबार में तय की गई। तो वहीं उत्तराखंड थराली विधानसभा के नारायणगढ़ विकासखंड में रिवर ट्रेनिंग के पट्टों पर खनन सामग्री को उठाने के लिए एक और जहां भारी पोकलैंड की मशीनों का उपयोग में लाया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर तहसील प्रशासन पूरी तरह
बेखबर नजर आ रहा है। जानकारी के अनुसार बीते दिनों उत्तरकाशी जिले के तहसील प्रशासन में खनन पट्टों में पोकलैंड मशीनों का उपयोग पर कार्रवाई की और खनन पट्टाधारकों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया था। इसी बीच नारायणगढ़ में रिवर ट्रेनिंग के पट्टों में उपखनिज उठान के लिए पोकलैंड मशीनों के उपयोग पर प्रशासन चुप्पी साधे हुए है। पट्टाधारक भारी भरकम मशीनों से खनन कार्य में जुटे हैं और इस दौरान तहसीलदार रवि शाह का कहना है कि मामला संज्ञान में आने के बाद खनन पट्टाधारकों पर मशीनों का उपयोग होने पर कार्रवाई की जाएगी। अभी आपके माध्यम से हमें पता चला है, उससे पूर्व भी अभी हम काफ़ी टाइम से गोपेश्वर में थे तो ये सूचना मिल नहीं पाई थी। और अभी जैसा कि आप बता रहे हैं तो इस पर इसका संज्ञान लेके जरूर हम लोग शाम को निकलेंगे, सुबह मॉर्निंग में भी रेकी के करेंगे और जो हमारे मुखबिर खास से भी अगर हमें इस बारे में और सूचना। तो वहीं अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक बार फिर से भिड़ गए हैं, जिसको लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर के.एस. बालियान के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। इस दौरान अपनी मांगों को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा है। साथ ही सपा कार्यकर्ताओं ने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर 2 सप्ताह में सरकार की तरफ से संतोषजनक जवाब नहीं आया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। इसमें हमारी सबसे पहली मांग है कि जो ऋषिकेश में दवाई फैक्ट्री आईडीपीएल है, ये वर्षों से बंद पड़ी है। हमारी मांग है इसे चालू किया जाए ताकि लोगों को, क्षेत्रीय बेरोजगारों को रोजगार मिल सके, जिससे और दवाई ऑक्सीजन की आपूर्ति भी उत्तराखंड को मिल सके। दूसरे नंबर की मांग है कि जो आईडीपीएल के पीछे जो कृष्णानगर कॉलोनी है उसे और खांड गांव को या तो राजस्व ग्राम घोषित किया जाए या इसे नगर निगम में शामिल किया जाए ताकि वहाँ के लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सकें। और उसके बाद में जो आईडीपीएल के आवासीय कॉलोनी में जो लोग रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, तो उन्हें यथावत रखा जाए या सरकार किसी भी आवासीय योजना के तहत उन्हें आवास उपलब्ध करावे। और चौथे नंबर पर हमारी मांग है कि उत्तराखंड के अंदर लगभग 550 मलिन बस्तियां हैं जो अनियमितता का दंश झेल रही है, उन्हें सरकार विनियमितीकरण करे जिससे उन्हें मालिकाना हक मिल सके और वो भी मूलभूत सुविधाओं के पात्र हो सके। ये क्या रहे हैं आप? अभी हम माननीय प्रधानमंत्री जी को एसडीएम साहब के द्वारा। अच्छा, अगर आपकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जाता क्या अग्रिम एक्शन होगा आपका? हम 2 सप्ताह का नोटिस इसमें दे रहे हैं। 2 सप्ताह के बाद में हम सड़कों पर उतरेंगे, जबरदस्त धरने। तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल ने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं देहरादून में लगभग 4 सालों से स्मार्ट सिटी काम चल रहा है जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते गणेश गोदियाल ने प्रशासन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कार्य नहीं हो पा रहा है, जनता परेशान है, लेकिन शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये स्मार्ट सिटी का ही काम है कि बहुत बड़े गड्ढे देहरादून की सड़कों में पड़े। मैं समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी किसी भी नागरिक को जो देहरादून में निवास करता हो, ऐसा एहसास होता है कि स्मार्ट सिटी का कार्य प्रारंभ होने के बाद आज 3, साढ़े 3, 4 साल का समय बीत गया है। आज कहीं कोई बदलाव लगता है? हर जगह गड्ढे हैं, हर जगह दिक्कत ही दिक्कतें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि स्मार्ट सिटी का काम इस सरकार ने इस देहरादून को और खराबी की ओर ले जाने के लिए प्रारंभ किया, ऐसा एहसास होता है। ये सहज ठीक ढंग से अगर काम करते, इनका लक्ष्य स्पष्ट होता। तो वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद से ही जसपुर विधानसभा के बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के विधायकों ने जुबानी जंग जारी कर दी है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने बीजेपी विधायक आदेश चौहान के खिलाफ एसडीएम को राज्यपाल के नाम फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई कराने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें एसडीएम ने बताया कि पूरे मामले पर जिलाधिकारी को अवगत कराया गया है। जो डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल है, उन्होंने जो मुझे ज्ञापन दिया था उसमें इनके द्वारा मांग की गई थी कि भाजपा वो प्रत्याशी हैं और उनके द्वारा कहा गया था कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और जो मौजूदा विधायक हैं उनके द्वारा उनके कुछ कार्यकर्ताओं के साथ अभद्रता की गई है और थोड़ा सा लड़ाई झगड़े किया गया। तो इसी कारण से उनके द्वारा ये मांग की गई थी कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में इनकी सुनवाई की जाए और इसी को लेकर तो वहीं उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार
रोडवेज डिपो के कर्मचारी पिछले 5 दिन से हड़ताल पर हैं। साथ ही आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि इस रोडवेज बस स्टैंड से दूसरे वाहन सवारियां ढो रहे हैं, जिससे रोडवेज विभाग को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। सरकार को भी राजस्व की हानि हो रही है। वहीं पूरे मामले में रोडवेज कर्मचारियों ने आरटीओ के अधिकारियों को इससे अवगत कराया और मांग रखी कि रोडवेज कर्मचारियों को जल्द से जल्द वेतन दिया जाए और जो डग्गामार वाहन रोडवेज विभाग को नुकसान पहुंचा रहा है उन पर तुरंत रोक लगाई जाए। हम 5 दिनों से इसी चीज़ से लड़ रहे हैं कि इस डग्गामार वाहनों का संचालन बंद किया जाए और पिछले 2 माह का वेतन हमें भुगतान किया जाए, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे सामने ही, इस अड्डे के सामने ही कई डग्गामार वाहन संचालित हो रहे हैं। आज जब हमने इस चीज़ का विरोध किया, जब हमारे द्वारा ये गाड़ी पकड़ी गई तो वो बोलता है कि भैया ये बुकिंग है। अगर ये बुकिंग है तो इन सबको नियम कानून पता होने चाहिए कि रोडवेज अड्डे के आसपास 200 मीटर या 300 मीटर के दायरे में कोई भी वाहन संचालित नहीं कर सकते, ये नियम है। हमारा एक्शन हम बहुत बार ले चुके हैं, कई बार हमने इनके टायरों की हवा निकाली है, कई बार यहाँ लड़ाई झगड़े भी हुए हैं, कई बार बहसें भी हुई है, लेकिन आज जब उक्त वाहन स्वामी द्वारा और उसके चालक द्वारा हमें धमकी दी गई तो हमने अपने एजीएम सर से रिक्वेस्ट करी कि सर एक गाड़ी है, तो उनके द्वारा आरटीओ साहब से बात की गई। तो वहीं खाद्य अधिकारी की अध्यक्षता में एक अहम मीटिंग की गई। मीटिंग में खाद्य अधिकारी ने बताया कि लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ भोजन दोनों देना प्रत्येक खाद्यान्न व्यवसायी का दायित्व है, जिसमें बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसमें ट्रेनिंग में उपस्थित सभी सदस्यों को खाद्य सुरक्षा संबंधित शुल्क प्रशिक्षण दिया गया और 1 दिवसीय ट्रेनिंग में सभी प्रशिक्षकों को ट्रेनर विनय कुमार द्वारा लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ भोजन कैसे उपलब्ध कराया जा सकता है इस संबंध में टिप्स दिए गए। प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यवसायियों को प्रमाण पत्र भी निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। पोस्टेक ट्रेनिंग यहाँ पर दी जा रही है फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन के अंतर्गत। ये FSSAI द्वारा जो है पूरे स्टेट में दी जा रही है। तो इसमें जो है जो भी खाद्य कारोबार करता है उनको जो GHP है, जो जनरल हाइजीन प्रैक्टिस है, स्वच्छ और स्वस्थ भोजन कैसे हम जो है ग्राहकों को दें, इस बारे में ट्रेनिंग दी जा रही है। इनको सर्टिफिकेट भी इसका दिया जाएगा। सर इसका क्या उद्देश्य है आपको? ये जो है साफ़ सफाई जो भी खाद्य कारोबार करता है अपने यहाँ स्वच्छ जो है साफ़ सफाई कैसे रखें और आपका ये जो है स्वस्थ जो भोजन ग्राहकों को कैसे दें, तो इसके बारे में पूरी डिटेल्ड इनको आपको बता दें खाद्य अधिकारी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई थी। बागेश्वर से तस्वीरें सामने आई, जहां पर आपको बता दें कि इस बैठक में तमाम जिले भर के खाद्य अधिकारी मौजूद रहे और इस मीटिंग में खाद्य अधिकारी ने बताया कि लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ भोजन देना प्रत्येक खाद्यान्न व्यवसायी का दायित्व है, जिसमें बिल्कुल भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिसमें ट्रेनिंग में उपस्थित सभी सदस्यों को खाद्य सुरक्षा संबंधित निःशुल्क प्रशिक्षण दिया गया। 1 दिवसीय ट्रेनिंग में सभी प्रशिक्षकों को ट्रेनर विनय कुमार द्वारा लोगों को स्वस्थ और स्वच्छ भोजन कैसे उपलब्ध कराया जाए, इसको लेकर टिप्स भी दिए गए। तो वहीं प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले व्यवसायियों को प्रमाण पत्र भी निःशुल्क दिए जाएंगे। तो अपने उत्तराखंड में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए NB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।